तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 444 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देख लिया कि लू फेंग को एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल वाले बुला रहे होते हैं, जहाँ पे लू फेंग को वो लोग एक मिशन देने वाले हैं। वही मिशन बहुत ही बोरिंग होने वाला है, तो यहाँ पे मैं इसको जल्दी जल्दी से निपटाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे एंसेस्ट्रल गॉड उससे कहते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ है जो कि ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो सकता है, जबकि तुम्हारी पावर इतनी है कि तुम अभी यूनिवर्स मास्टर नहीं बने हो, इसी कारण तुम एक गॉडली मेंबर नहीं बन सकते हो। लेकिन हमारे पास एक मिशन है जो कि तुम्हें करना है और तुम एक सब ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो। वैसे ही मैं तुम्हें एक मिशन देने वाला हूँ। अब लू फेंग यही कहता है कि अगर वो ह्यूमैनिटी को कोई खतरा नहीं पहुँचाता तो मैं ज़रूर उस मिशन को एक्सेप्ट करूँगा। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है एक गोल्डन टोड लू फेंग के माइंड में जाता है, जहाँ पर वो लू फेंग को एक मिशन देते हुए कहते हैं कि इसको अपने पास रखो और ये तुम्हें डोमेन में मदद करेगी। इसके कारण तुम जिसको भी देखोगे अगर उसकी आंखें लाल हो जाती हैं तो तुम्हें उसको मार देना है। अगर तुम्हें वहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना है, अगर तुम्हें यहाँ पे किसी को मारने में दिक्कत हो तो तुम हमें बोल सकते हो। लू फेंग पूछता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि इस गोल्डन टोड को लिया जाए और उससे किसी आंखों में देखा जाए तो उसकी आंख लाल हो जाए। तो यहाँ पे वो ऐसे ही सारी चीज़ें बताते हैं। अब लू फेंग उससे पूछता है कि एंसेस्ट्रल गॉड अगर उसका आंख लाल हो गया तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें तो हो सकती हैं, कि यहाँ पे कई सारी चीज़ें फैक्टर डिफेंड करती है जो कि उसकी आंखें लाल हो जाएंगी। आप मुझे बताइए कि आखिरकार वहाँ का सर्विलेंस एरिया कितना बड़ा है, मतलब लू फेंग को कितने बड़े एरिया में सर्च करना है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अराउंड 60 मिलियन माइल्स है, वहाँ के सभी लाइफ इम्प्रिंट तुम्हारे कंट्रोल में है, उनसे कंट्रोल करो और उनके बारे में पता लगाओ कि यहाँ पे कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं। अगर वहाँ पे कुछ भी हो, चाहे कोई भी हो, उसे मार देना। अगर तुम ना मारो तो हमें भेज देना, हम यहाँ से किसी को भेजकर उसे मार देंगे। अब यहाँ पे एंसेस्ट्रल गॉड उसे जाने के लिए कहते हैं कि तुम्हें यूनिवर्स ओरिजिन के लिए ये करना ही होगा। अब लू फेंग भी ये मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि ये पहला मिशन होने वाला होता है एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल की तरफ से। और फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ निकल चलता है, वहाँ पे अपने गॉड कंट्री से टेलीपोर्ट करके युआन और सीक्रेट जो कि उसका सबसे क्लोजेस्ट जगह था वहाँ पे चला जाता है। लू फेंग वहाँ पे अपने गॉडली बॉडी को भी चेंज कर लेता है, अपने ओरिजिनल अर्थ बॉडी को वापस रख देता है, अपने रूप को ब्लड क्लाउड पैलेस लीडर में चेंज कर लेता है ताकि वो यहाँ पे किसी को मारे भी तो यहाँ पे से ब्लड क्लाउड पैलेस लीडर का ही नाम हो। जिसके बाद लू फेंग आगे बढ़ने लगता है। फिर हमें सीन चेंज का प्राइमर सीक्रेट रीजन ह्यूमन टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्राइमर के सिटी लीडर और ह्यूज एक्स फाउंडर होते हैं। ह्यूज एक्स फाउंडर कहते केओस, मैंने डिसाइड किया कि मैं यूनिवर्स ओशियन में जाऊंगा ताकि मैं वहां पर जाके कुछ और चीज़ों के बारे में बंदोबस्त कर सकूं। मैं यहाँ पे बहुत ही लंबे समय तक रह चुका हूँ। तो प्राइमर केओस सिटी लीडर कहते हैं कि यूनिवर्स ओशियन, वो भी लंबे समय के लिए तुम वहाँ जाने चाहते हो। अब देखा जाए तो ह्यूज एक्स फाउंडर वहाँ पे कहीं भी जाते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक रह जाते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि 100-200 साल में कुछ भी नहीं होने वाला होता है। तो यहाँ पे ह्यूज एक्स कहते हैं हम तुमने सही कहा, मैं टाइटल पीक सेक्टर में जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे प्राइमर के सिटी लीडर कहते हैं कि आखिरकार टाइटल पीक सेक्टर ही क्यों। तो यहाँ पे ह्यूज एक्स कहते हैं कि मैं यहाँ पे टाइटल पीक सेक्टर के रेमिनेंट डायग्राम को लिया हूँ और इसके अनुसार मैं वहाँ के कुछ एरियाज को देख सकता हूँ। अगर मैं लकी हुआ तो मैं वहाँ के कुछ ट्रेजर्स को भी ढूंढ सकता हूँ और मुझे कुछ पाइनिकल डोमेन 2 टाइप ट्रेजर्स भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइमर के सिटी भी खुश हो जाते हैं कि क्या सच में वहाँ पे रेमेन डायग्राम ऑफ टाइटल पीक सेक्टर है। तो ह्यूज एक्स कहता है कि हाँ। अब देखा जाए तो प्राइमर के सिटी लीडर भी एक्साइटेड है इस न्यूज़ को, क्योंकि ह्यूमन रेस को इनसाइड ट्रेडर्स की बहुत ही ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पे खतरा भी ज़्यादा था। वहाँ पे उन सब की जान जाने की भी खतरा था, लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। ह्यूज एक्स कहते हैं कि
जो मेरे पास टाइटल पीक सेक्टर के रेमेन डायग्राम है, जितना मैं जानता हूँ वहाँ पे कुछ एडवेंचर्स वाली जगह है और इसमें लक की ज़रूरत है। मुझे जितनी जल्दी हो सके वहाँ जाना होगा। तो प्राइमर केओस सिटी लीडर कहते हैं कि ह्यूज एक्स, मेरी ओरिजिनल बॉडी भी तुम्हारे साथ जाएगी, लेकिन ह्यूज एक्स इसके लिए साफ मना कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे वो बहुत ही खतरनाक है और ह्यूज एक्स सुप्रीम मास्टर है। वहीं पे प्राइमर केओस सिर्फ एक यूनिवर्स मास्टर है, जिसके कारण खतरा बहुत जाने वाला था, जिसके कारण प्राइमर केओस सिटी पीछे हट जाते हैं और ह्यूज एक्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। या फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि युवा और सीक्रेट रीजन में आ चुका होता है। यहाँ पर वो आगे बढ़ रहा होता है। वहाँ पे वो जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली थी उसे पता था कि यहाँ पे युवान और सीक्रेट रीजन में 12 वास्ट लैंड्स मौजूद हैं जिनकी डायमीटर भी 1 लाइट ईयर से ज़्यादा हो जाती है। लू फेंग वहाँ पे आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि ये सीक्रेट रीजन युवा और मास्टर के द्वारा बिलोंग किया जाता है। देखा जाए तो वहाँ पे कई सारे इंडिविजुअल थे, उनके अलग अलग छोटे छोटे टेरिटरीज थे और वहाँ पे कई सारी जिंदगियाँ भी रहा करती थी, जिसके कारण ये आओ मास्टर एक स्पेशल लाइफ फॉर्म्स होने वाला था। लू फेंग ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है क्योंकि यहाँ पे लू फेंग को सारी चीज़ों पे रिसर्च करना था जो कि उसे मिशन मिला हुआ था। अब यहाँ पे मिशन के बारे में अभी आपको क्लियरली नहीं पता चला होगा कि क्या है, लेकिन आपको आगे चलते चलते सब पता चल जाएगा। ये पूरा का पूरा सीरीज अभी 2-3 चैप्टर्स मिशन पे ही रहने वाले, हो सकते हैं कि कुछ चैप्टर्स ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन शॉर्ट में इन सबको करने में कवर अप करने में कोशिश करूँगा। फिर यहाँ पे लू फेंग कहते हैं एंसेस्ट्रल गॉड ने जो कहा है इसके मुताबिक यहाँ पे यूनिवर्स ओरिजिन में कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे उन सबको इंस्पेक्ट करना होगा, सारी लाइफ को जो कि इनसाइड सीक्रेट रीजन में रहता है। लू फेंग यहाँ पे 1,00,000 लाइट ईयर्स तक टेलीपोर्ट करके मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स आगे चला जाता है ताकि वो वहाँ पे इन सबको स्कैन कर सके। अब चलते चलते वो जू एंड लैंड में आ जाता है जो कि 12 लैंड्स में से एक था, जो कि एक 7 कलर लाइट मेम्ब्रेन की जैसा था। लू फेंग वहाँ पे आगे बढ़ता है, उन सबको स्कैन करने लगता है और लू फेंग को वहाँ पे एक्सट्रीमली एक सक्शन फोर्स भी महसूस हो रही होती है, जिसके कारण लू फेंग भी पीछे हो जाता है। लू फेंग कहता है कि यहाँ का फोर्स तो सच में स्ट्रॉन्ग है, अगर यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सल लेवल का बंदा फ्लाई कर रहा होगा तो कब का इसके अंदर खींचा चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे लू फेंग के लिए डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ये सेक्शन पावर यूनिवर्सल लेवल को ही मार सकती है। यहाँ पे लू फेंग आगे बढ़ने लगता है और लू फेंग वहाँ पे कई सारे बैटल फील्ड को भी देखता है जहाँ पे कई सारे कॉर्प्सेस भी पड़े हुए होते हैं। वहीं पे ऐसे ही कई सारे इम्प्रेगनेंट पासेस भी होते हैं। लू फेंग उन सबको आराम से स्कैन करते हुए जा रहा होता है और वो यहाँ पे सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट भी कर रहा होता है और सारी चीज़ें जितना भी कर रहा होता है वर्चुअल यूनिवर्स में भेज रहा होता है ताकि वो उन सब के बारे में डिटेल में पता लगा सके। लेकिन तभी उसे वहाँ पे काव वल्चर क्लैन के भी बारे में पता चलता है जो कि वहाँ डेड बॉडी मौजूद थी जो कि बहुत ही लंबे अरसे पहले डिसअपियर हो चुकी थी यूनिवर्स में। लू फेंग यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में जानने लगता है, उसे नहीं लगा था कि यहाँ पे काव वल्चर क्रैन का एक ट्रेस भी होगा। अब काव वल्चर क्रैन के बारे में मैंने आपको रेसेस के बारे में बताया है कि इसमें भी एक कैटेगरी में आता है काव वल्चर क्रैन में। लू फेंग और भी आगे बढ़ने लगता है, लू फेंग की नज़र हर तरफ होती है। यहाँ पे ऐसे लू फेंग स्कैन कर रहा होता है इन सारे लैंड्स को, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो इसको पार्ट में स्किप करता हूँ। लू फेंग आगे बढ़ते जाता है और वहाँ पे वो खुद को टेलीपोर्ट करता है। लू फेंग अभी यहाँ पे सिर्फ 60 मिलियन मास के अंदर ही टेलीपोर्ट कर रहा होता है। एक दिन में वो लगभग 10,000 टाइम्स टेलीपोर्ट कर लेता होगा और उसे यहाँ पे करते करते देखा जाए तो 1 लाइट ईयर्स तक को स्कैन करना है। इसमें बहुत ही लंबा टाइम लगने वाला है और टोटल तो 12 कॉन्टिनेंट्स हैं और यहाँ पे सेवरल टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हो जाने वाले हैं। लेकिन लू फेंग को यहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेट तो करना होगा। लू फेंग यहाँ पे आधे ईयर्स तक पूरे कॉन्टिनेंट में बिता देता है, लेकिन वहाँ पर लू फेंग को कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन तभी वहाँ पे उसे रेड महसूस होती है, लू फेंग उस तरफ जाता है। अब आधे साल बाद वहाँ पर लू फेंग को पहली बार एहसास हुआ कि कोई रेड आइस उधर मौजूद है। लू फेंग उसे टेलीपोर्ट करके जाता है और यहाँ पे 1 मिलियन माइल जाने के बाद वो आगे एक और जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे वो एटलीस्ट एक मेंटेन ड्यू विजिलेंस करता है। अब लू फेंग आसमान में उड़ते हुए अपने 6000 माइल्स के अंदर हर एक चीज़ को आने वाले को चीज़ को स्कैन कर रहा होता है। पहली मर्तबा था कि लू फेंग इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। यहाँ पे लू फेंग को डार्क कॉन्टिनेंट दिखता है जहाँ पे वो कहता है कि ये बंदा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सडनली लू फेंग उस कॉन्टिनेंट पे चला जाता है
और अब फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कई सारे माइटी फ्लेम फैमिलीज को जो कि वहाँ पे अपने आपस में लड़ रहे होते हैं। वहाँ पे ऐसे उनमें आपसी झगड़ा चल रहा होता है। एक डेमन बीस्ट राइडर पीछे देखता है, जैसे ही वो देखता है उसके पीछे 100 डेमन बीस्ट होते हैं। अब ये सब फालतू की बातें हैं जो कि मैं स्किप करता हूँ क्योंकि ये फैमिलीज की आपस की लड़ाई है जिसका आगे चल के ना अभी भी कुछ भी नहीं फायदा है। अब वो सब यहाँ पे ये सब बातें कर रहे होते हैं, यहाँ से वो सब लड़ रहे होते हैं। लू फेंग उन सबको आसमान से देख रहा होता है और यहाँ पे उन सब की पावर को देख रहा होता है जो कि स्टार लेवल 7 to 8 ग्रेड के अंदर की होती है, जो कि बहुत ही कमजोर होते हैं। वहाँ पे वो लोग आपस में ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन सडनली वहाँ पे वो सब ऐसे ही फाइट कर रहे होते हैं। चारों तरफ साइलेंस हो जाती है, हर एक चीज रुक जाती है। बाहुआ जो कि उस जगह पे होता है जिसने राइफल लिए हुए था, वो पूरी तरह से हैरान हो जाता कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। चारों तरफ यहाँ पे ऐसे ही कैसे हर एक चीज रुक गया और किसी को भी पता नहीं चलता। बस इतना पता चलता है कि कोई इनविंसिबल फोर्स उन्हें रोके हुई है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो ऊपर देखते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और लू फेंग भी आ जाता है और बाहुआ की तरफ देखने लगता है। अब बाहुआ समझ जाता है कि इसके सामने जो बंदा है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसके कारण वो सामने झुक जाता है। वो यहाँ पे कहता है सर। अब लू फेंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे वर्ल्ड में आया हूँ, मुझे तुमसे कोई चीज़ें जाननी है, तुम यहाँ पे चूजन वन हो, इसलिए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये बंदा को वही होते हैं जिसको सब लोग मिलकर मार रहे होते हैं। ये एक बंदा था और इसके पीछे 100 बंदे लगे हुए थे, जिसके कारण लू फेंग इसको बचाता है। और यहाँ पे वो उन सब की तरफ देखने लगता है और वो कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, एक होली वन, एक लेजेंडरी बीइंग या फिर डेमी गॉड। अब बाहुआ पूरी तरह से डर चुका था। अब लू फेंग हंसते हुए कहता है कि एक यूनिवर्सल लेवल के तुम हो और मैं आसानी से तुम्हारे अंदर सोर्स सेल्स को कंट्रोल सर्च कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक और तो स्टार लेवल का। अब लू फेंग जिस हिसाब से पावरफुल था उसके लिए एक यूनिवर्सल लेवल, सेक्टर लॉर्ड लेवल अनडाइंग में यहाँ पे सोल सर्च करना बहुत ही आसान था। लू फेंग बड़ी आसानी से कर सकता था। जब लू फेंग एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा ही था तो भी वो अनडाइंग का सोल सर्च कर सकता था। अब लू फेंग उसको स्कैन करने लगता है, उसके मेमोरीज को देखने लगता है और उसको सब चीज़ें इंटरेस्टिंग लगने लगती है। और वहाँ पे वो कहता है कि जो भी खाओ जो तुम्हारे आँख लाल होने का यहाँ पे मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे कैरेक्टर को एडमायर करता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी इतनी ग्रेट पावर आई कहाँ। अब लू फेंग बाओ आओ जो होता है उसको स्टडी करने लगता है, जो कि अभी डर में होता है, अनइजीनेस में फील हो रहा होता है। लेकिन तभी उसके अंदर एक कीवी फ्रूट सीड अपीयर होता है जो कि लू फेंग के पाल में आता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि इसे देखकर बाहुआ भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और एक ही झटके में वहाँ पे ग्रीन लाइट बन के वहाँ से भागने लगता है। लेकिन यहाँ पे लू फेंग तो उसको इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था। लू फेंग को ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी जो कि उसे चाहिए होती है और वो उसे वहीं पे मार नहीं छोड़ देता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि बाहुआ को इनलेस पेन महसूस होने लगती है। कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो अपने आप को बच नहीं जाता। उसे विश्वास नहीं होता कि आखिर ये हो क्या रहा है, उसे नहीं लग रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। और दिखाया जाता है वो गुस्से में कहता है ये रियल नहीं है, मैं एक सेंट बनाता है, एक पाइनिकल सेंट, लेकिन आखिर कैसे हो सकता है। वो यहाँ पे बहुत ही गुस्सा होता है और दिखाया जाता है कि वो एक ही झटके में मारा जाता है। और यहाँ पे सेंट का मतलब वही यूनिवर्सल लेवल से एग्जाम्पल में किया गया, कंपेयर किया गया है। अलग अलग जगह पे यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स यूज होती है कल्टिवेशन में। अब यहाँ पे वो आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पे लू फेंग आगे सब चीज़ सर्च करने लगता है। अब आप लोग समझ लो कि यहाँ पे कुछ ऐसा चक्कर चल रहा है जो कि ना आपको ना हमको ना लू फेंग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। आखिरकार लोगों की आंखें लाल क्यों हो रही है, आखिरकार वो क्या चीज़ है जो कि यूनिवर्स ओरिजिन को खतरे में डालने वाली है। लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा तो आके देखते जाओ, आपको आराम आराम से समझने आ जाएगा। लू फेंग यहाँ पे आगे बढ़ने लगता है, हर एक चीज़ को स्कैन फिर से करने लगता है और वो एक लेवल अंदर हर एक चीजों को जो कि स्टार ट्रैवल लेवल होता है। अब इस पूरी जगह में यहाँ पे लू फेंग हर बार सर्च और स्कैन ही कर रहा होता है और यहाँ पे लू फेंग ऐसे ही अलग अलग जगह पर देख रहा था, जहाँ पे कहीं पे स्टार लेवल, कहीं पे स्टार लेवल, कहीं पे सेक्टर लॉर्ड के बंदे होते हैं। लेकिन लू फेंग किसी को भी नहीं छोड़ रहा था, सबको स्कैन कर रहा होता है। और अब फिर यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग आगे बढ़ने लगता है। हमें एंग्ली फ्लेम माउंटेन का सीन दिखाया जाता है
हैं जहाँ पे लूफिंग उन्हीं डीप इनसाइड में चला जाता है। वहाँ पर एक कैसल बजा हुआ होता है, वो कैसल मैग्मा से घिरा हुआ होता है। वहाँ पे हमें एक वाइट कैप एल्डर को दिखाया जाता है जिसकी लंबाई 300 फीट की होती है। और लूफिंग वहाँ पे आगे बढ़ने लगता है और तभी वहाँ पे दरवाज़ा खुलता है। वहाँ पे स्लोली एक फ्लेम नाइट अपीयर होता है और ये नाइट एक अल्सो लेजेंड था। फ्लेम नाइट पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों हो, यहाँ पे तुम मुझे ब्लेम मत करना जब तक कि कोई अर्जेंट ना हो। तो वहाँ पे हमें वाइट कैप एल्डर को दिखाया जाता है जो कहता है कि पोवा गॉड यहाँ पे मुझे कुछ कहा है तुमसे अर्जेंट कहने के लिए। वहाँ पे वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ पे एक अनडाइंग फाइटर राजगद्दी पर बैठता है। पोवा गॉड सामने देखता है जहाँ पे उसके कई सारे सर्वेंट होता है, वो उन सबको कंट्रोल कर सकता था। यहाँ पे जितने भी चीज़ें ऑर्डर दी होती हैं वो सारी चीज़ें हो चुकी थी। वो कहता है कि तुम सबने बहुत ही अच्छा किया है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो सभी यहाँ पे बातें करने लगती हैं। वाइट एल्डर कहते हैं कि मुझे अपने नेक्स्ट स्टेप की इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो वो भी कहते हैं यहाँ पे वो न जाने किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे वो सभी अपने थ्रोन पे बैठे हुए थे, वो सभी किसी को नहीं देख पा रहे होते। और तभी पोहा गॉड को रियलाइज होता है कि यहाँ पे उसके सामने कोई बंदा है। वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब सेटलर और डोमिन लॉर्ड को पता तक नहीं चलता कि वहाँ पर कोई आया हुआ भी है। और एक डीमिंग लाइट जो कि 300 स्क्वायर फीट्स में उधर आ रही होती है, लूफिंग वहीं पे होता है। वो वहाँ पर सामने आ जाता है। अब दिखाया जाता है कि लूफिंग बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है। यहाँ पे अगर उसने पावर की यूज़ करने की कोशिश की तो वीक अनडाइंग फाइटर तो उससे बच भी नहीं पाएंगे। लूफिंग ने अपने गोल्डन कंट्री को यूज़ किया होता है एंग्री फ्लेम माउंटेन के अंदर और हर एक चीज़ लूफिंग के कंट्रोल में होती है। अब लूफिंग कहता है चलो मुझे हर एक चीज़ बता जो कि तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रखती है। यहाँ पे पोहात गॉड बहुत ज़्यादा डर चुका था और वो कहता है श्योर, और वो हर एक चीज़ें बातें बहुत अच्छे से बताने लगता है। लूफिंग ने भी यहाँ पे बहुत अच्छे से सुना और फिर उसके विल पावर को यूज़ करके उसके सोल को भी सर्च करने लगा, जहाँ पे लूफिंग ये बता पा रहा था कि असल में जो उसका टारगेट था गोल्डन टोड का वो पोहा गॉड ही था और वो उसके सामने था। लेकिन यहाँ पे लूफिंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस टारगेट की वो तलाश कर रहा था वो असल में एक अनडाइंग फाइटर है। और आखिरकार अनडाइंग फाइटर ऐसा कैसे कर सकता है कि वो ओरिजिनल यूनिवर्स के लिए खतरा हो सकता है, या फिर एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल वाले उसे एक सिर्फ अनडाइंग फाइटर के लिए भेजेंगे। लूफिंग को यहाँ पे कुछ न कुछ गलत महसूस हो रहा था और उसे लग रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। एक अनडाइंग फाइटर आखिर ओरिजिनल यूनिवर्स को कैसे खतरे में डाल सकता है, एक अनडाइंग फाइटर जो कि इटर्निटी के लिए रहा होगा। लूफिंग उसके सारी मेमोरी को सर्च करने लगता है। लेकिन यहाँ सरप्राइज वाली बात तो ये है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा स्पेशल और वर्थ इन स्टेटिंग वाली बात नहीं थी। अब यहाँ पे पोहा गॉड एक रोबोट की तरह सारी चीज़ें बता रहा होता है। लूफिंग हर एक चीज़ बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है कि कैसे वो अनडाइंग बना था। लूफिंग ने उसके सोल सर्च को भी कंडक्ट किया था लेकिन कुछ भी स्पेशल नहीं था। और फिर लूफिंग यहाँ पे उसकी तरफ मुड़ता है, कहता है कि मैंने एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल वालों के ऑर्डर को फॉलो किया और जितने लोगों के आंखें लाल होगी उन्हें मारना होगा। और गोल्डन टोड की भी आंखें लाल हुई थी जिसके कारण उसे भी मारना पड़ गया था। यहाँ पे पोहा गॉड की भी डिमिनिशिंग लाइट आने लगती है और वो भी मार जाता क्योंकि उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। और ये एक मेयर अनडाइंग फाइटर जो कि लूफिंग के लिए उतना मतलब नहीं रखता है। फिर ऐसे ही ये सीन आगे बढ़ने लगता है और लूफिंग हर एक उस कड़ी को जोड़ने लगता है जितनी भी इंफॉर्मेशन लूफिंग को पहले मिली होती है। और लूफिंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये सारी चीज़ें है क्या, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। लूफिंग को कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रहा था। लूफिंग के पास वहाँ पे देखता है कि हंड्रेड्स ऑफ अनडाइंग फाइटर्स भी मौजूद हैं और लूफिंग उन सब के आइज को टॉर्च स्मेल्टिंग मास्टर गॉड्स का यूज़ करके कर रहा होता है और जिसकी भी आंखें लाल हो रही होती है उसको मार रहा होता है। लूफिंग आगे बढ़ता जा रहा था। लूफिंग अपने गोल्डन ऑन बीस और मोसा बॉडी को भी यूज़ कर रहा था लेकिन कई सारे लोगों की आंखें लाल नहीं होती जिसके कारण वो उन सबको छोड़कर आगे बढ़ता है। अब लूफिंग अपने गोल्डन टोकन को निकालकर एंसेस्ट्रल गॉड से बात करता है क्योंकि यहाँ पे उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पे कुछ भी है और उसे कुछ सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा था। एंसेस्ट्रल गॉड कहते हैं कि क्या हुआ लूफिंग, तो लूफिंग यहाँ पे उससे कहता है कि मैंने एक ऑर्डिनरी अनडाइंग फाइटर को ढूंढा जो कि मेरा टारगेट था, उसकी
आके लाल हो चुकी थी। मैंने उसकी मेमोरी को इंस्पेक्ट किया था, वो सिर्फ एक अनडाइंग फाइटर है जो कि जू एंड लैंड का है, उतना भी स्पेशल नहीं है। क्या क्या मेरा टास्क फिनिश हो गया? तो यहाँ पे वो कहता है कि ये तो बहुत ही शॉर्ट है लूफी, तुमने सिर्फ एक अनडाइंग ऑर्डिनरी यूनिवर्स फाइटर को मारा है, ऐसे तुम्हारी ओरिजिनल यूनिवर्स में कोई भी हार्मफुल नहीं है, चलो सबको मारते जाओ, जिसकी भी आंखें लाल होती हैं। अब लूफी यहाँ पे कहता है कि आखिरकार मुझे क्या करना होगा, आखिरकार मैं कब किसी को मारना रोकूंगा? तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा जब ये डन हो जाएगा और जब यूनिवर्स ओरिजिन मुझे बोलेगी, इसलिए तुम अपने काम को करते रहो। जिसके बाद वो कम्युनिकेशन बंद हो जाती है। यहाँ पे लूफेंग को मारने के लिए वो कहते हैं। यहाँ पे लूफेंग ऐसे ही इंस्पेक्ट करने लगता है। लूफेंग अपने सेविंग्स के गॉली पावर को इन्फ्यूज करता है और चारों तरफ के एरिया 80 लाइट ईयर्स को कवर अप कर लेता है। देखा जाए तो यूनिवर्स टॉप टाइप ओवरलॉर्ड्स भी लूफेंग के गॉडली कंट्री से मारे जाएंगे, यूनिवर्स मास्टर तो ऐसा स्लो हो जाएंगे। अब लूफेंग आगे ऐसे ही करके हर एक चीज़ को आगे सेंस करने लगता है। या फिर दिखाया जाता है कि तभी लूफेंग को एक गोल्ड में ट्रेस ऑफ स्काई मस्जिद मिलती है, जहाँ पे लूफेंग उन सबको आगे ऐसे ही स्कैन करने लगता है। और यहाँ पे लूफेंग ऐसे ही कई सारे को सर्च करता है। यहाँ पे मैं उन सारी चीज़ों को बेकार में ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज़ बार बार की गई है। लूफेंग सबको स्कैन करता है। अब लूफेंग आगे जाता है, नॉट रेड नॉट रेड, ऐसे ही वो करते जा रहा था आगे। तभी लूफेंग को तभी एक 2 टारगेट जो कि गॉडली प्लेस में थे उसको महसूस होता है। और फिर हमें सीन चेंज कर गॉडली पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्वाइट पैलेस हॉल होता है, जहाँ पे टॉर्च स्मेल्टिंग मास्टर गॉड वहाँ पे बैठे हुए थे। वो यहाँ पे कुछ भी बात नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो एक इनविजिबल गोल्डन लाइट से बंधे हुए थे। तभी वहाँ पे एब्सोल्यूट साइलेंस हो जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो असल में लूफेंग होता है जो कि उसे बांधे हुए था। और यहाँ पे वो बंदा कहता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप में युवा और सीक्रेट रीजन में क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पर्पस क्या है यहाँ आने का। मैं यहाँ पे आपके युवा मास्टर के ऑडियंस के तौर से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लूफेंग कहता है कि क्यों ना तुम अपने आप को या वो सुप्रीम गॉड के नाम से एड्रेस करो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस टॉर्च स्मेल्टिंग मास्टर गॉड को, जो कहते हैं माय लॉर्ड आपकी पावर सच में है, आप जरूर एक यूनिवर्सल मास्टर होंगे दूसरे पावर्स के। तो लूफेंग भी यहाँ पे डिनाई करता है। तो वो कहता है कि मेरे लॉर्ड आप मुझे कुछ भी ऑर्डर करिए, मैं टॉर्च स्मेल्टिंग आपके लिए अच्छे से सर्व करूँगा। तो लूफेंग कहता है चलो मैं पूछता हूँ। जिसके बाद वो कहते हैं जरूर आप पूछिए। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो ऑलरेडी लूफेंग के इल्यूजन में आ चुका था। लूफेंग हर एक चीज़ को उसके मेमोरी को सर्च करने लगता है और लूफिंग यहाँ पे फाइनली होल्ड नहीं कर पाता और कहता है फाइनली मैं इसको ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पे स्मेल्टिंग नाइट फाइनली उसके इल्यूजन से निकल जाता है। अब सामने वाला बंदा था भी तो एक नाइट ही, और यहाँ पे लूफिंग भी एक नाइट ही था, उसको वो ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता था। हो न सके तो एक ना एक पल ऐसा आएगा जिसमें वो अपने इस इल्यूजन को तोड़कर बाहर आ जाएगा। जिसके बाद लूफिंग उसके मेमोरीज को सर्च नहीं कर पाएगा। जिसके बाद लूफिंग पूछता है चलो मैं पूछता हूँ कि आखिरकार तुम में ऐसा स्पेशल क्या है। अब इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिरकार उस बंदे के अंदर ऐसा क्या है, क्या स्पेशल और लूफिंग का असली मिशन क्या है। क्या सिर्फ एक अनडाइंग फाइटर की वजह से यहाँ पे कुछ स्पेस में गड़बड़ आ सकती है, ओरिजिनल यूनिवर्स में कुछ हलचल मच सकता है। आखिर क्या है सीक्रेट जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।